सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। संगीता जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, बहुत बहुत नमस्कार। और सभी सखियों को, सभी सखाओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। कई बार जीवन में खुशी जब आती है तो कुछ दुख लेकर भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जब कहते हैं घर में बच्चा पैदा होता है तो खुशी की आमद होती है, लेकिन कई बार तकलीफ भी हो जाती है। और जुड़वा बच्चे जब पैदा होते हैं तो बड़ी एक साथ दो बच्चे हो जाते हैं तो लोगों को खुशी भी मिलती है। लेकिन कई बार जो लोग एक बच्चा होता है और एक और चाहते हैं और दो हो जाते हैं, कई बार अब तो 3 बेबी एक साथ पैदा होते हैं तो वो दिक्कत भी हो जाती है, दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। और कई बार जो सिर जुड़े होते हैं कुछ बच्चों के, वो बड़ी मुसीबत हो जाती है, फिर उसमें डॉक्टर्स की शरण ही लेनी पड़ती है। तो आज विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस है जी। तो हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और श्रोताओं से भी आग्रह करेंगे कि वो भी अपनी टिप्पणी लिखकर भेजें। और गुरु तेग बहादुर जी का शहीद दिवस भी आज है, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक खास जो सखी हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये हैं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी। और समय के साथ बदलता है रसोई घर, क्योंकि स्वाद बदल जाता है, पसंद बदल जाती है, तो रसोई घर भी बदल जाता है। रसोई घर में जो भी सामान होते हैं, शक्कर और चाय पत्ती से लेकर मसाला, दाल चावल, सब कुछ बनाने का तौर तरीका बदल जाता है। उसमें बहुत सारे फास्ट फूड भी शामिल हो जाते हैं। तो इस विषय पर चर्चा होगी। और साथ में क्या चर्चा होगी? साथ में व्यंजन। हाँ, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। हाँ। और एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें। महकी हुई जुल्फों की घटा तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया। तौबा 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 तौबा, वो नशा है कि बताऊं कैसे, मैंने गाहें। शोख नजरें ये शरारत से ना बाज आएंगी, कभी रूठेंगी कभी मिल के पलट जाएंगी, तुझसे निभ जाएगी तुझसे निभ जाएगी, मैं इनसे निभाऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। ममता जी, जीवन
में गुरुओं का जो होता है वो बड़ा महत्व होता है और हम भी अक्सर अपने गुरुओं को याद करते रहते हैं। और आज एक ऐसे ही गुरु तेग बहादुर जी का शहीद दिवस है। तो गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में अमृतसर पंजाब में हुआ। वो छठे सिख गुरु हरगोविंद जी के सबसे छोटे पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर 10 सिख गुरुओं में नवे थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उनकी पत्नी को माता गुजरी भी बुलाया करते हैं। गुरु तेग बहादुर नियम की बात अगर करें तो बहुत पक्के थे। एक वीर योद्धा, आध्यात्मिक विद्वान और कवि थे जिनके 115 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं जो सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ है। और ये उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। असम, पटना, बिलासपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी और अन्य जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया था। और गुरु तेग बहादुर बंगाल और बिहार भी गए थे और उन्होंने हिमालय की तलहटी में आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना भी की थी। 1672 में गुरु तेग बहादुर मालवा क्षेत्र में गए और वहां लोगों पर हुए अत्याचार और कष्ट में रह रहे लोगों को हर तरह से सांत्वना दी थी। जी, गुरु तेग बहादुर ने पहले सिख गुरु नानक की शिक्षाओं का अनुसरण किया और अपनी जीवन पद्धति में उनकी जो भी शिक्षाएं थी उनको उतारा। उन्होंने अलग अलग जगह की यात्राएं की जैसा कि आपने बताया है। और कुओं का जल जो होता है या फिर जल और खाने पीने के लंगर का भी वो ध्यान दिया करते थे और लोगों के कल्याण के लिए भी उन्होंने लंगर की व्यवस्था भी शुरू की। और इसके अलावा गुरु तेग बहादुर कश्मीर गए और वहां औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आत्मरक्षा का अभियान भी चलाया और लोगों के अधिकारों और उनके उत्पीड़न को समझा। सबको मुगल सम्राट औरंगजेब की नीतियों के प्रति मौन न रहने की बात कही। उन्हें प्रेरित किया कि आपको अपनी बात कहनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर साहस आ सके। इस यात्रा के दौरान गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया था और सरहिंद की जेल में उन्हें डाल दिया गया था। और जी, कुछ महीने के बाद यानी लगभग 4 महीने बाद 1675 में उन्हें दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और तरह तरह की यातनाएं भी दी गईं। तमाम यातनाओं के बाद भी गुरु तेग बहादुर अपने धर्म और आचरण से डिगे नहीं। अपने कौल पर गुरु तेग बहादुर कायम रहे। उन्होंने अपने उसूलों को लेकर मुगल सम्राट से कोई भी समझौता नहीं किया। 11 नवंबर को औरंगजेब के आदेश पर लाल किले के करीब एक बाजार चौक चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का सर सार्वजनिक रूप से कलम कर दिया गया। और इस तरह से गुरु तेग बहादुर ने अपने धर्म, अपनी आस्था को बरकरार रखते हुए अपनी शहादत दी थी। गुरु तेग बहादुर की शहादत के स्थान पर दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब की स्थापना भी की गई। और उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह का नाम देश के इतिहास में सभी जानते ही हैं। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। हम गुरु तेग बहादुर को शत शत नमन करते हैं। नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत देखता हूँ चुप तेरी महफिल में है। वो चुप तेरी महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी
विविध भारती से ये कार्यक्रम है सखी सहेली, और आज हम जो मुद्दे लेकर आए हैं उसमें एक मुद्दा बहुत जरूरी है। खेल की दुनिया में महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं और बस उन्हें जरूरत है कि मौका मिले। अगर थोड़ा भी मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ती हैं। और कई बार शारीरिक रूप से असक्षमता भी मायने नहीं रखती है, आड़े नहीं आती है। अगर खेल का हुनर है, प्रतिभा है, तो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो भारत की बेटियों को हम सलाम करते हैं। ठान लेती हैं तो फिर आगे बढ़ती हैं। तो यही है कि बस दिल में जज्बा होना बड़ा जरूरी है। और ऐसी ही खिलाड़ी हैं मानसी जोशी। मानसी जोशी एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और बैडमिंटन महिला एकल जो चैंपियनशिप होती है उसमें SL3 वर्ग में पूर्व विश्व चैंपियन हैं। 8 मार्च 2022 को उन्हें महिला एकल वर्ग में विश्व में नंबर 1 का स्थान दिया गया। मानसी जोशी राजकोट गुजरात की रहने वाली हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। अपने स्कूल और कॉलेज के जीवन में वो बैडमिंटन के साथ साथ फुटबॉल भी खेला करती थी। इनके पिता भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक है और अपने पिताजी के साथ ही मानसी ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था और स्कूल कॉलेज की विभिन्न प्रतियोगिताओं में वो भाग लिया करती थी और कई बार प्रतिनिधित्व भी किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने लगी। क्या बात है, एक साथ इतने सारे काम और कहीं बाधा नहीं पड़ती। कई बार हम संगीता जी हम सुनते हैं कि अरे एक साथ इतना सारा काम कैसे होगा, लेकिन हमें लगता है जो लोग एक साथ बहुत सारे काम करते हैं वो और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। जी 2014 में उन्हें एशियाई पैरा गेम्स के लिए चुना गया और उन्होंने स्पेन में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला। 2018 में उन्होंने प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद बैडमिंटन अकादमी में दाखिला लिया। सितंबर 2015 में मानसी जोशी ने इंग्लैंड के स्टोक मैंटविले में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में मिश्रित युगल में रजत पदक जीता। इसी वर्ष इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स 2018 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। और अगस्त 2019 में स्विट्जरलैंड के बसेल में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2022 के एशिया पैरा खेलों में मानसी जोशी ने युगल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक और एकल में कांस्य पदक जीता और 8 मार्च 2022 में ही उन्हें महिला एकल वर्ग में विश्व में पहला स्थान भी मिला। मानसी जोशी को अक्टूबर 2020 में टाइम मैगजीन द्वारा नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं लीडर 2020 के रूप में सूचीबद्ध किया गया। दुनिया की पहली पैरा एथलीट और मैगजीन के कवर पर प्रदर्शित होने वाली मानसी जोशी पहली भारतीय एथलीट बन गई। वो युवा लड़कियों को इस खेल के लिए अक्सर प्रेरित भी करती रहती हैं और उन्हें BBC द्वारा 2020 में दुनिया भर की 100 सबसे ज्यादा प्रेरणादायक और शक्तिशाली महिलाओं में से एक के रूप में मान्यता भी दी गई है। और 2017 में महाराष्ट्र राज्य एकलव्य खेल क्रीड़ा पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया उनकी प्रतिभा के लिए। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मानसी जोशी एक सामान्य खिलाड़ी की तरह ही खेला करती थी। सन 2011 की बात है जब वो अपने काम पर जा रही थी। मोटरसाइकिल चलाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनके पैर में चोट आई जिससे एक पैर को काटना पड़ा था और ये मानसी जैसी खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक था। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, अपने हौसले को उन्होंने बरकरार रखा और इस बड़े हादसे के बाद भी वो एक सशक्त खिलाड़ी के रूप में सामने आई। तो मानसी जोशी सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत है, खास तौर से उन लड़कियों के लिए जो बहुत ही आंचलिक जगहों पर रहती हैं, गांवों की ओर रहती हैं, जहां पर प्रतिभा को निखारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें कोई जमीन नहीं मिलती है, बल्कि लोग स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। अड़ोस पड़ोस गांव के लोग ये कहते हैं अरे बाप रे खेल की दुनिया में जाएंगी, इन्हें तो घर में रसोई का काम करना चाहिए, बहुत हुआ तो ठीक है थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लें, शादी ब्याह कर दिया जाएगा। तो ऐसी मानसिकताओं से, ऐसे विचारशीलता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और
लड़कियों को जो प्रतिभा है उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर इन्होंने शुरू से खेल की दुनिया में कदम नहीं रखा होता तो जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उस हादसे को शायद झेल न पाती, मानसिक रूप से टूट जाती, मन से परेशान रहती, लेकिन अपनी इस प्रतिभा को आगे बढ़ाया उन्होंने, निखारा और हम सबके लिए प्रेरणा बनी। और कितना मुश्किल होता है कि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि भाई नहीं हमारे साथ या हमारा ये अंग काम नहीं कर रहा है या ये अंग काम नहीं कर रहा है, तो ये फिर बाद में इससे आगे बढ़ना बहुत ही मतलब बहुत ही बद का काम है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो हिम्मत है उसको बटोरा, उसको जोड़ा सारी शक्तियों को, और उसके बाद वो आगे आई। तो बल्कि जिस क्षेत्र में भी जो लड़कियां हैं उन्हें आगे आने के लिए ये बिल्कुल प्रेरणादायक है। और हमारे श्रोताओं के क्या अनुभव है, उनके इर्द गिर्द कोई ऐसी प्रतिभाशाली लड़की है, कोई ऐसी महिला है उनके घर परिवार में, रिश्तेदार में, उनके बारे में जरूर लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। जरूर। फिलहाल ये गाना सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं
यूं तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हमारी एक श्रोता लिखती हैं ममता जी कि मानसी जोशी एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो SL3 महिला एकल वर्ग में पूर्व विश्व चैंपियन हैं, और उनके जो पैर हैं उनके बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि मतलब किस मेहनत से वो आगे बढ़ी हैं और बहुत सारे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और हमारे जो और श्रोता हैं उन्होंने अपनी अलग अलग बातें लिखी हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मानसी जोशी के बारे में हम बात करें तो मानसी जोशी जो हैं वो सारी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत तो हैं ही हैं, साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से अपने आप को खेल में आगे बढ़ाया, तो बहुत सारी हमारी जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, न सिर्फ खेल हम कहेंगे बल्कि और भी उनकी जो भी स्किल्स हैं जिसको वो चाहती हैं आगे बढ़ाना, न सिर्फ खेल बल्कि जो भी कुछ वो चाहती हैं वो करें। बहुत उसके लिए कुछ कई बार ऐसा होता है कि घर से हमें बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं और बहुत सारी हौसला अफजाई मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले भी होते हैं जब हमें अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ना पड़ता है। और इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारा हौसला भी देते हैं, लेकिन उस वक्त चूंकि इंसान अपने आप से जूझता रहता है तो उसे जो परेशानी होती है उससे बाहर उसी को निकलना पड़ता है। तो चाहे कोई हौसला अफजाई मिले या ना मिले, जो भी आप चाहते हैं अपनी हिम्मत जोड़कर बटोर कर जो भी स्किल आपके पास है पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, कितनी प्रेरणादायी बातें आपने कह डाली है और मुझे लगता है कि हमारे सखियों और सखाओं को प्रेरणा जरूर मिलेगी और इस सब में प्रतिभा को निखारने में अपना योगदान तो रहता है, साथ साथ परिवार और समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत बड़ी भूमिका होती है परिवार की, अपनों की। और क्या होता है संगीता जी, संसार में परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो अभी ये जो तकनीक का जमाना है इसमें तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, हर तरह के बदलाव आए हैं। तो रसोई घर इससे अछूता थोड़ी ना है, रसोई घर में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं और हमारे श्रोताओं के तरीकों में भी बदलाव आया। पहले चिट्ठियां भेजा करते थे, अब विविध भारती के फेसबुक पेज से सीधा जुड़े हुए हैं और हमारी एक सखी हैं जो नियमित रूप से लिखती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, आज लिख रही हैं रसोई घर के बारे में। बदलते समय के साथ सबसे ज्यादा क्रांति आई है रसोई घर के बदलाव में। न जाने कितने आधुनिक उपकरण, टोस्टर, तंदूर, ओवन और नए प्रकार के पत्थर की चक्की जिससे आप घर में ही आटा, बेसन और डोसे का घोल बना सकते हैं, अब सिलबट्टा और हाथ चक्की इन आधुनिक रसोई घर में देखने को नहीं मिलती। मगर जितनी सुविधाएं उतनी ही इन सुविधाओं के साथ मशक्कत। ये आधुनिक उपकरण आपको तुरंत काम करके तो देते हैं, लेकिन इस चक्कर में एक महिला सारा दिन व्यस्त ही रह जाती है। कमर में एप्रन बांध कर खड़े खड़े रसोई बनाना सुविधाजनक तो है, लेकिन उस समय जब चूल्हा जलता था एक समय का खाना सुबह ही बना कर रख दिया जाता था और सारा दिन किचन बंद रहता था। अब सारा समय किचन खुला रहता है। बदलते और आधुनिक किचन ने अगर महिलाओं को राहत के साथ साथ परेशानी भी दी है, तो दिन के अधिकांश घंटे किचन को संवारने में ही खर्च हो जाते हैं। कितनी सटीक बात इन्होंने लिखी है कि जब पहले बैठकर चूल्हा जमीन पर होता था, बैठकर रसोई बनती थी, तो आप बैठे बैठे एक तरह की एक्सरसाइज होती थी। जो अभी लोग कसरत के जरिए बहुत लोग परेशान रहते, पेट निकल रहा है और वेट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, इस सब से भी जूझ रहे हैं क्योंकि सब कुछ हाथ से
करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मशीन से हो रहा है। अब तो यहाँ तक कि बर्तन धोने के लिए भी मशीन आ गई है। आप बर्तन धोने के लिए भी आपको उपक्रम नहीं करना है। कपड़े धोने की मशीन तो बहुत पहले ही आ चुकी है। रोटियां सेकने की भी रोटी सेकने की, रोटी बेलने की भी, आटा गूंथने की, मसाला पीसने के लिए तो है ही। तो सिलबट्टा तो अब शायद महानगरों में तो सिलबट्टा आपको खरीदने के लिए कहीं दूर दराज जाना पड़ेगा, खास तौर से ऐसी जगहों पे, या फिर कोई प्रदर्शनी लगती है कहीं जहां पर पूरे देश भर के लोग आते हैं, ऐसे हथकरघा उद्योग जहां चलता है, तो ऐसी जगहों पर ही आपको इस तरह की घरेलू चीजें मिलेंगी, बाकी मिलेंगी नहीं। और इन चीजों से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के व्यवसाय भी होते हैं, जैसे कि अगर सिलबट्टा मिल भी जाए तो उसे अच्छी तरह से कई मतलब जब पिसाई हो जाए उस पर, तो कुछ दिन बाद उसको कुटाई करनी पड़ती है उसकी, तो वो कूटने वाले अलग से आया करते थे जो फेरी लगाकर सिलबट्टे को कूटा करते थे। वो फिर कहाँ मिलेंगे? उनका रोजगार भी छिन गया। उनका भी रोजगार गया। और यही वजह है कि जो सिलबट्टा है वो तो अब नजर नहीं आता, और खासकर महानगरों में तो कम ही नजर आता है। बिल्कुल। हालांकि संगीता जी, मुझे लगता है कि अब लोग मशीनीकरण से थोड़ा परेशान होकर वापस घरेलू उद्योग की ओर लौट रहे हैं। हमने कई घरों में सुना है कि अब गेहूं की रोटी नहीं खानी है और तैयार आटा नहीं। अभी तक तो अचानक से बाढ़ सी आ गई, तैयार आटा, ये मल्टीग्रेन, ये आटा, वो आटा, सब लोग तैयार आटा मंगवाने लगे, चक्की पर जाना ही छूट गया। लेकिन अभी लोग वापस लौट रहे हैं। कोई ज्वार का आटा, नाचनी का आटा तैयार करने के लिए लोगों ने घरेलू उद्योग शुरू किया है। बहुत सारे लोग, महिलाएं खास तौर से, और आप देखिए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है या सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है कि हमारे यहाँ घरेलू आटा पिसाया जाता है, मसाले पीस कर देते हैं, हल्दी पीसी जाती है, आप चाहें तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर लिखा रहता है। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई महिला है जो गांव की ओर रहती हैं या छोटे शहरों में और उद्योग की तलाश में है, जो कुछ करना चाहती हैं घर बैठे बैठे, तो वो लोग ये भी कर सकती हैं, क्योंकि आज लोग वापस लौट रहे हैं जहां कि आपको क्वालिटी मिले, क्वांटिटी की बजाय। फिलहाल हम यहां पर एक ब्रेक ले रहे हैं। संगीता जी, आप बताइए, जो समय के साथ बदलता रसोई घर है, आपने कितने बदलाव अपने घर में किए हैं? किए होंगे, जाहिर सी बात है। हमारे यहाँ तो जो चूल्हा जला करता था वो कोयले से जला करता था। और वो लोहे का चूल्हा जो होता है वो रहता था, और उस पर मिट्टी लगा करके और फिर उसको अच्छी तरह से चूल्हे का शेप दे करके और फिर कोयले से जलाया जाता था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ कोयला बहुत होता है, तो कुछ ऐसा एहसास हमें भी है। तो और कुछ लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं, कुछ लोग नहीं, सभी लोग। एक समय लकड़ी का चूल्हा ही होता था, बाद में बहुत सारे फिर स्टोव आया, फिर ये जो गैस से चलने वाला चूल्हा है। अब तो चूल्हे पर, जो लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकता था, रोटी सिकती थी, उसकी जो महक होती थी वो पूरे घर में फैलती थी और खाने का स्वाद बढ़ जाता था। वो गर्मा गर्म रोटी और बैगन का जो भरता बनता था,
आग में सेक कर जो बैगन भुना जाता था, आलू भून दिया जाता था, टमाटर भून दिया जाता था, फिर उसका स्वाद अलग ही होता था। अब आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मशक्कत कर ले, वो स्वाद नहीं आता। और दाल, जो तुअर की दाल घर में बनाई जाती थी, चक्री उसको बोलते, छोटी वाली एक बड़ी सी जात होती थी जिसमें आटा पीसा जाता था, और एक चक्री जिसमें दाल की दराई की जाती थी। फिर मशीन आ गया, मशीनों से आने लगा, लेकिन जो वो चक्री पर दाल दरी जाती थी, मतलब तैयार किया जाता था, और वो जो पकाया जाता था बटलोई में, उसके स्वाद की कोई तुलना नहीं है आज किसी तरह। आप देखिए, इसको ममता जी एक तो बहुत आसान से तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे सिलबट्टे पे अगर पिसी हुई चटनी है तो उसका स्वाद बड़ा अलग होता है, लेकिन वही मिक्सी की चटनी होती तो उसका स्वाद अलग होता है। तो ठीक वही चीज है कि जब हम गैस पर बनाकर खाना खाते हैं तो शायद उसका वो स्वाद नहीं रहता जो चूल्हे पे या भट्टी पे या लकड़ी पर जो खाना बनता है, लकड़ी की आंच पर जो खाना बनता है, उसका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो बड़ा ही अलग होता है। अच्छा, एक चीज और भी है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो आधुनिक उपकरण हैं वो हमारे समय को बचाते हैं। तो ठीक है, समय तो बचता है, और क्योंकि धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें साफ सफाई बड़े आराम से हो जाती है। लेकिन जहां तक समय की बात है तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो चूल्हे पर जब खाना बनता था, चाहे वो लकड़ी पे हो चाहे कोयले पे हो, तो उसके सामान की पहले तैयारी कर ली जाती थी, और जब एक बार चूल्हा जल गया, उसकी आंच आ गई तो फटाफट फिर खाना बन जाता था। और लकड़ी में तो खैर जब एक बार वो जल गई तो फिर उसमें धुएं की गुंजाइश भी कम होती थी। कोयला भी उसी तरह से होता है, जलने के समय थोड़ा धुआं उसमें होता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी आंच पकड़ ले तो हार्ड कुक बहुत ही अच्छा होता है। और उपले से भी बनाया जाता था खाना, उपले से भी बनता था। रेडीमेड सामान मंगाने से समय की बचत जरूर होती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब अनाज कूट पीस कर तैयार किया जाता था, जैसा हमने अभी जिक्र भी किया। अचार जैसी चीजें घर में ही बना ली जाती थी, और उसमें बहुत सारे केमिकल नहीं मिलाए जाते थे। वो अचार धूप से तैयार किया जाता था। आपको याद होगा कि माँ अचार बनाती थी और घंटों उसमें मसाला भरती थी, मसाला तैयार करती थी कूट पीस कर, और कई दिन तक धूप में रखा जाता था वो कांच की बरनी में, तो वो जल्दी खराब भी नहीं होता था और उसका स्वाद अलग था और खट्टा नहीं होता था। अब ये सब बहुत तरह तरह के जो विनेगर, सिरके जिसको हम बोलते हैं, वो डालकर खट्टा भी हो जाता है, और डिब्बा बंद खाना और फ्रिज के ज्यादा इस्तेमाल से वो स्वाद भी नहीं रह जाता जो पहले हुआ करता था। अलग अलग तरह के खाना पकाने के आधुनिक बर्तन हो गए हैं, मिट्टी के घड़ों की जगह धातु के बर्तन आ गए हैं, और पहले रसोई में ही एक तरफ खाना खाते थे, आजकल तो डाइनिंग टेबल पर हम लोग खाते हैं, जिसमें कि आप आधे बैठे रहते। अब तो खड़े होकर भी खाना खाने का चलन है पार्टियों में, फंक्शन में। इतनी आधुनिकता के बाद भी खाने का स्वाद वैसा नहीं जैसा पहले हुआ करता था, और पोषण के लिहाज से भी शायद रसोई के पहले के तौर तरीके ज्यादा प्रभावशाली थे, क्योंकि धीमी आंच पर खाना पकता था। अभी फास्ट तेज आंच पर जल्दी जल्दी कुकर की सीटी बजती है कि कितनी सीटी बजानी है दाल के लिए, कितनी सीटी बजानी है चावल के लिए। ये हम लोग हमारी पीढ़ी तक ये है कि हम समय और अनुपात के हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन अब की बात की जो पीढ़ी है वो सिर्फ संख्या पूछती है कि कितनी सीटी पर गैस बुझाना है। तो ये जो सीखना भी होता था खाना बनाने का तरीका, वो माँ और दादी चाची से जो हम सभी सीखा है हम लोगों ने, वो अब मुझे लगता है मशीनों से सीख रहे हैं ज्यादातर जो बच्चे हमारी पीढ़ी है, और मशीनों से सीखने के साथ साथ वो अब सोशल मीडिया से, गूगल से सीखते हैं। और अब हमें क्या करना है इस समय? गीत सुनते हैं।
तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस भी है आज ममता जी। तो ये भ्रूण विकास के दौरान जो भ्रूण दो व्यक्तियों में पूरी तरह से अलग नहीं हो पाए या दो अलग अलग बच्चों में विकसित नहीं हो पाते, ऐसे बच्चों को लेकर लोगों में समाज में जागरूकता हो और उनके प्रति सभी संवेदनशील हों, साथ ही सहयोग की भावना उनके प्रति रखें। इस दिन को मनाने का यही उद्देश्य है। संयुक्त भ्रूण दुर्लभ प्रकार के समान जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी जीवन पद्धति को समझना और इनसे सामान्य व्यवहार रखना, इनके कल्याण के लिए प्रयासरत रहना, यही जो है वो हमें सोचना चाहिए। और उनके जीवन पद्धति को समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विचार करना ऐसे जुड़वा बच्चों को किसी भी तरह से पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और उन पर ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। और इसी चीज के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो काम भी करती हैं और न सिर्फ बल्कि किसी एक दिन बल्कि अक्सर हमें इस तरह की जो चीजें होती हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ एक स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जो अक्सर ऐसा ध्यान देती हैं। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत बात है कि हम अपने व्यक्तिगत तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये है कि जो भी बच्चे इस तरह के देखने में आते हैं उन्हें समाज में कहते हैं कि एक जैसे सबको आगे बढ़ने का समय मिलता है, सबको आगे बढ़ना चाहिए, उसी तरह से हमें इनका भी ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो तो एक तरफ है ही, साथ ही समस्या ये भी है कि जैसे इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो अकेलेपन से भी बहुत जूझते रहते हैं। हालांकि दो रहते हैं तो वो खुश भी रहते हैं, कई बार दो अंग होते हैं, कई बार दो अलग अलग भी होते हैं, लेकिन वो किसी एक जगह से जुड़े हुए होते हैं, तो कई बार दोनों एक साथ हंसते हैं और एक ही साथ उनके सब क्रियाकलाप होते हैं। दो रहते तो हैं लेकिन फिर भी जो है उनका ध्यान देना सामान्य जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो वो तो ये कहा जाता है कि पालने में माता पिता को, माँ को ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एक साथ उन्हें भूख लगती है, एक साथ उन्हें नहलाना धुलाना तैयार करना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन एक बात और है कि जब बड़े होते हैं तो एक दोस्त की तरह वो पल जाते हैं। एक साथ पढ़ाई, एक साथ स्कूल जाना उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। माँ के लिए परेशानी का सबब भले है और लेकिन जो लोग दो बच्चा चाहते हैं तो एक साथ पल जाते हैं, तो उसके
फायदे और नुकसान दोनों है। अब एक गाना सुन ले। संगीता जी, हमने जो रसोई घर में बदलाव की बातें की, इस पर हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणी आई है। हमारे श्रोताओं ने, हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि सर्दियों में अंकुरित अनाज खाना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो बदलते रसोई ने इसे भी आसान कर दिया है। उसे मिक्सी में पीस कर अप्पे मोड में डालकर उसका अप्पे बना लीजिए। मिक्सी में धनिया, टमाटर, मूली की चटनी पीस कर इसके साथ साथ खाइए। सर्दियों का मौसम है, अगर थोड़ी ठंडी हो जाए तो माइक्रोवेव में फिर से गर्म कर लीजिए। चाय के पैन चढ़ाने की भी जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक केतली भी आ गई है, चाय बना लीजिए। और बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर तो है ही। क्या बात है भाई। मतलब अगर कितनी सही बात कही है। वैसे समय की बचत बहुत होती है, लेकिन जो स्वाद था वो तो वो जो घरेलू चीजें थी, चूल्हा और उसमें ही आता था। चलिए, गनीमत से हिलना डुलना तो पड़ता है। हाँ, अब इन्हीं के जवाब में हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भाई हम पहले मिट्टी के चूल्हे पर गोबर के उपले और लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे। इस दौर में गैस से बिजली है, उपकरण है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम पहले जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, उसका स्वाद अलग था। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल हमारे प्रांत में बड़ा इतवार का त्योहार व्रत मनाया गया, जिसमें हम एक टाइम ही मीठा अनाज खाते हैं, जिसमें लकड़ी के चूल्हे पर पीतल के बर्तन में मिट्टी का लेप लगाकर उपले और लकड़ी पर गुड़ की खीर बनी। गुड़ की खीर फल सूर्य भगवान को चढ़ाकर हम लोगों ने उसे खाया और प्रसाद के रूप में सभी लोगों
को खिलाया। और उसके बाद फिर वो, मुझे ऐसा लगता है कि जब उसकी मंजाई होती होगी तो इतना काला हो जाता है। यही वजह थी कि मिट्टी को पहले लीप लिया करते थे बर्तनों में, तो जब वो काला हो जाता है तो फिर थोड़ा धोने में मेहनत लगती है। शायद इस वजह से लोगों को लगता है कि अब गैस चूल्हा है तो बड़ा अच्छा है ना। और अब कुछ व्यंजन की बातें भी करेंगी क्या, बताएं कोई रेसिपी हम? हाँ, बहुत सारी रेसिपी देखिए हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजी है कि पनीर और मटर के कबाब, उबले हरे मटर 2 कप, पनीर कद्दूकस 2 कप, मक्के के उबले दाने 1 कप, आलू उबला मैश किया हुआ और आधा कप कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच बारीक कतरी हरी मिर्च, ये तो आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और पुदीना 2 चम्मच, भुने चने का आटा 4 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। तेल भी अपने हिसाब से, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। उबली मटर और उबले मक्के के दानों को मिक्सी में मोटा पीस कर पनीर में मिलाएं। आलू, कॉर्नफ्लोर और बारीक हरा धनिया जो है, पुदीना मिलाकर कबाब या कटलेट का शेप देकर उसे नॉनस्टिक तवे पर ब्रश से तेल लगाकर धीमी आंच पर सेक लें तो हरी धनिया की चटनी के साथ आप खा सकते हैं। और अब एक गाना सुन सकते हैं। संगीता जी, विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे बहुत सारे श्रोता अपने प्रिय अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो है हिंदी सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र, जिनके बारे में खबर मिली है कि उन्होंने इस फानी दुनिया से विदा ले ली है। और विदा क्या ली, उनकी फिल्में, उनके गाने हम सब की तन्हाइयों के साथ ही रहे हैं और कभी गम के मौके पर शरीक हुए हैं, कभी खुशी के मौके पर मुस्कान
मुस्कान तिरा दी है होठों पर। धर्मेंद्र अपनी सादगी और जमीन से जुड़े स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। वे पर्दे पर जितने मजबूत दिखाई पड़ते थे, कहा जाता है कि उतने ही नरम दिल और विनम्र इंसान और बड़े भावुक और मृदुभाषी रहे हैं। हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बहुत सारी सुपर हिट फिल्में दी और बहुत सारे लोगों ने धर्मेंद्र को पर्दे पर देखकर अपने जीवन में अभिनय को उतारने की कोशिश की। जो लोग फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, नई पीढ़ी ने धर्मेंद्र को बाकायदा अपना गुरु बनाया और पर्दे पर उतारने की कोशिश की। उनकी फिटनेस, उनकी ऊर्जा आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक मानते हैं और सचमुच आज एक जैसे युग का समापन हो गया, सिनेमा के युग का समापन हो गया। और अभिनय के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्शन में भी दखल दिया, जैसे घायल जैसी फिल्म बनाई और अभी जो मतलब ये कि अंतिम समय तक वो सक्रिय रहे, काम करते रहे। और बहुत अच्छी बात यह है उनके लिए, बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर लगातार कुछ कुछ लिखते रहे, तो लोगों को किसी न किसी रूप में वो प्रेरणा देते रहे कि आप हमेशा सक्रिय रहें। और उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। बिल्कुल, और उन्हें हम नमन करते हैं। धर्मेंद्र जी की एक और बात है ममता जी की, जितना वो हम सब लोगों के दिल के बहुत करीब हैं, उनकी जो अभिनय की जो शैली थी, जो अदाएं थी, वो सबको हर तरह से बहुत भाती थी। तो उनकी ये बात तो जहाँ है और फिल्मों में जो मकाम उन्होंने देखा और कहाँ से वो आए, एक छोटी सी जगह से आए, बंबई में एक इतने बड़े स्टार, अपना मकाम उन्होंने हासिल किया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने जमीन से बराबर जुड़े रहते थे। जैसा कि आपने बताया कि वो अक्सर मीडिया से जुड़े रहते थे, तो अक्सर देखा होगा कि जो खेती होती है, जो चीजें, जो फसल होती है, या जो अनाज उपजाए जाते हैं, या फिर जो फल होते हैं, या फिर जो कुछ जैसे पालन वगैरह होता है, जैसे हम करते हैं, तो वो सारी चीजें उनकी जो है वो खेती से जुड़ी हुई चीजें भी साथ साथ चलती रहती हैं। पंजाब के लुधियाना से में उनका जन्म हुआ था। तो अब एक उन्हीं के नाम ये गाना सुनते हैं, प्रोग्राम का आखिरी गीत। लोफर फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आजमाने कोशिश न कर। खूबसूरत है
संगीता जी के कार्यक्रम का आखिरी गाना था, लोफर फिल्म का गाना था और धर्मेंद्र जी की याद को नमन इस गाने के जरिए। और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज रात आज के फनकार धर्मेंद्र जी की याद को समर्पित होगा 10 बजे। तो हमारे श्रोताओं से निवेदन है कि सुने आज के फनकार धर्मेंद्र जी के नाम। और अभी 5:30 पर, मतलब थोड़ी देर बाद 5:30 पर धर्मेंद्र जी की याद को समर्पित होगा एक विशेष कार्यक्रम, धर्मेंद्र की यादों के रंग विविध भारती के संग। ये दोनों कार्यक्रम आप अवश्य सुने। और अब कार्यक्रम में कुछ और कहने के लिए, गाना सुनवाने के लिए वक्त नहीं, तो अब श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।